हेलो डियर स्टूडेंट्स, प्रिय छात्रों, प्रिय बच्चों। इस एनसीईआरटी के सॉल्यूशन हिस्ट्री सॉल्यूशन में हम आपका स्वागत करते हैं अपने गुडविल जीएस चैनल पर। क्लास 10 से संबंधित हिस्ट्री का सॉल्यूशन है और क्लास 10th के बच्चों के लिए है। तो इसमें कुछ क्वेश्चन हमने लिए हुए हैं जो हिस्ट्री की बुक में दिए गए हैं पीछे, और उन्हीं को सॉल्व करते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक, इसमें हमारा जो पहला क्वेश्चन है चूज किया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3, हु वर मैरियन एंड जर्मेनिया। मैरियनी और जर्मेनिया कौन लोग थे, कौन थे दोनों? ठीक, तो इनका क्या योगदान रहा है या इनको किस लिए याद किया जाता है वर्ल्ड हिस्ट्री में? इन द 18th and 19th centuries, artists portrayed nations as female figures. Thus the female figure became an allegory of the nation. 18th और 19th सेंचुरी में जो आर्टिस्ट थे, ठीक है, जो कलाकार थे, उन लोगों ने राष्ट्र का कैरिकेचर बनाया, राष्ट्र का एक चित्र बनाया, ठीक है, और राष्ट्र के चित्र को फीमेल फिगर से दर्शाने का प्रयास किया। यानी राष्ट्र के चित्र को फीमेल फिगर से, यानी जो है महिला चित्र से, फीमेल फिगर से दर्शाया। इस तरह से फीमेल फिगर जो थी वह एक राष्ट्र के रूपक के रूप में दर्शाई गई। ठीक, एक राष्ट्र के रूपक के रूप में दर्शाई गई। इन फ्रांस, मैरियनी ए पॉपुलर क्रिश्चियन नेम। फ्रांस में मैरियनी जो है एक बहुत ही प्रसिद्ध क्रिश्चियन नाम हुआ करता था। अंडरलाइंड द आइडियाज ऑफ ए पीपल्स नेशन, जो एक राष्ट्र के विचारों को प्रदर्शित किया करता था। ठीक है, एक राष्ट्र के विचारों को प्रदर्शित करने के लिए यूज किया गया था। हर कैरेक्टरिस्टिक्स वर ड्रॉन फ्रॉम दोज ऑफ लिबर्टी फ्रॉम द एंड द रिपब्लिक। उनका जो चरित्र था, ठीक, मैरियनी का जो चरित्र था वो स्वतंत्रता और गणतंत्रता, यानी लिबर्टी, स्वाधीनता और गणतंत्रता के रूप में प्रदर्शित किया गया था, जिसमें दिखाया गया था, यानी उस पोर्ट्रेट में दिखाया गया था, चित्र में दिखाया गया था, वो रेड कैप पहनती हैं जो कि 3 कलर का है, द कॉकेड, जिसका नाम क्या था, कॉकेड। ठीक है, आई बात समझ में? तो वो एक क्या पहनती हैं, 3 कलर का एक रेड कैप पहनती हैं, ट्राई कलर का। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। स्टैचूज ऑफ मैरिनी वर इंस्टॉल्ड इन पब्लिक स्क्वायर्स। ठीक है, लोगों के बीच में जहाँ जनता आती जाती थी, या पब्लिक स्क्वायर का मतलब पब्लिक ग्राउंड में मैरिनी का स्टैचू खड़ा किया गया, टू रिमाइंड द पब्लिक ऑफ द नेशनल सिंबल। लोगों को यह बताने के लिए कि यह हमारे राष्ट्र का चिन्ह है, प्रतीक है, जिसमें यूनिटी एंड टू परसुएड देम टू आइडेंटिफाई विथ इट। ठीक है, जिससे लोग एक हो जाएं, यूनिटी आ जाए उनमें, और जो फ्रांस देश है उसको इसी के रूप में पहचाने। ठीक, मैरिनीज इमेजेस वर मार्क्ड ऑन कॉइन्स एंड स्टैम्प्स टू। मैरिनी का इमेज जो है, चित्र, सिक्कों पर और मुहरों पर भी लाया गया। सिमिलरली जर्मेनिया बिकम द एल्गरी ऑफ द जर्मन नेशन। इसी तरह से जर्मन नेशन यानी जर्मन राष्ट्र, जर्मन देश के रूपक के बारे में जर्मेनिया को लिया गया। इन विजुअल रिप्रेजेंटेशंस जर्मेनिया वियर्स अ क्राउन। ठीक है, इन विजुअल रिप्रेजेंटेशंस यानी जर्मेनिया को कैसे प्रदर्शित किया गया, जर्मेनिया वियर्स ए क्राउन ऑफ ओक लीव्स। जर्मेनिया जो है एक मुकुट पहनती हैं जो कि किससे बना होता है, ओक के पत्तों से बना होता है। बिकॉज द जर्मन ओक स्टैंड्स फॉर हीरोइज्म,
क्योंकि जर्मन ओक जो है वो किसके लिए याद किया जाता है? हीरोइज्म के लिए याद किया जाता है। ठीक है, इतना बहुत है लिखने के लिए। चलिए, वी आर मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट वाज द इम्पोर्टेंस ऑफ द वे इन विच दे वर पोर्ट्रेड? यानी जो ये चित्र बनाए गए थे, ठीक है, इनका क्या इम्पोर्टेंस रहा? क्या इम्पोर्टेंस रहा मतलब क्या आवश्यकता थी उस समय? द इम्पोर्टेंस ऑफ द वे इन विच they were portrayed was to remind the public of their nation symbols of unity. इनका जो चित्र बनाया गया था उससे लोगों को ये रिमाइंड करवाना था कि ये सिंबल ऑफ यूनिटी, नेशनल सिंबल ऑफ यूनिटी, ठीक है, राष्ट्र के एकता का प्रतीक है, राष्ट्र के या राज्य के एकता का प्रतीक है। एंड टू परसुएड देम टू आइडेंटिफाई विद देम, और लोगों को यह भी बताना था कि अपने आप को या अपने देश को इन्हीं के चित्र के माध्यम से पहचाने। कहीं भी बताना हो तो ये इसको दिखा दें तो मान लिया जाएगा कि ये फ्रांस या जर्मनी के रहने वाले। नाउ नेक्स्ट, ब्रीफली ट्रेस द प्रोसेस ऑफ जर्मन यूनिफिकेशन। संक्षिप्त में बताइए कि जर्मन का यूनिफिकेशन कैसे हुआ, यानी जर्मनी का एकीकरण कैसे हुआ जर्मन। आंसर है द प्रोसेस ऑफ जर्मन यूनिफिकेशन इज एज फॉलोज। निम्न प्रकार से जर्मन का यूनिफिकेशन हुआ। इन 1848 1848 में द मिडिल क्लास जर्मन्स ट्राइड टू यूनाइट द डिफरेंट रीजन्स ऑफ द जर्मन कन्फेडरेशन into a nation state governed by an elected parliament। 1838 1848 के समय में द मिडिल क्लास जर्मन्स ट्राइड टू यूनाइट द डिफरेंट रीजन्स। जो जर्मनी के मिडिल क्लास के लोग थे उन लोगों ने जर्मनी या जर्मन भाषा को बोलने वाले क्षेत्रों को एकीकरण करने का, ठीक है, एक साथ लाने का प्रयास किया और एक साथ लाकर जो है उसको जर्मन कॉन्फेडरेशन यानी महासंघ, जर्मन नाम का महासंघ बनाने का प्रयास किया। इनटू ये नेशन स्टेट गवर्नड बाय एन इलेक्टेड पार्लियामेंट, और उसे एक ऐसा नेशन स्टेट बनाने का प्रयास किया, ठीक है, राज्य बनाने का प्रयास किया जहां सरकार किसके द्वारा चलाई जाती? इलेक्टेड पार्लियामेंट के द्वारा चलाई जाती। दे वर हाउएवर रिप्रेस्ड बाय द कंबाइंड फोर्सेस ऑफ द मोनार्की। यद्यपि जो मिडिल क्लास जर्मन थे जिन्होंने इस तरह का प्रयास किया था उनको दबा दिया गया किसके द्वारा? तो जो मोनार्की, जो शासक था, ठीक है, शासक के फोर्सेस और जो वहाँ की मिलिट्रीज थी, मिलिट्री के द्वारा दबा दिया गया। बट सपोर्टेड बाय द लार्ज लैंड ओनर्स ऑफ प्रूशिया, ठीक है, और इन मोनार्की और मिलिट्री को सपोर्ट किसने किया था? तो प्रूशिया के लैंड ओनर्स ने सपोर्ट किया था। जो प्रूसिया के जमींदार लोग थे उन लोगों ने सपोर्ट किया था। फ्रॉम द ओन वर्ड्स प्रूशिया टुक ऑन द लीडरशिप ऑफ द मूवमेंट फॉर नेशनल यूनिफिकेशन। फ्रॉम द ओन वर्ड्स, उसके बाद जो है प्रूशिया टुक ऑन द लीडरशिप ऑफ द मूवमेंट, प्रूशिया ने नेशनल यूनिफिकेशन के लिए, ठीक है, अगुवाई की, यानी अगुआ बनकर आया, लीडरशिप किया इस नेशनल मूवमेंट को, यूनिफिकेशन मूवमेंट को करने के लिए। इट्स चीफ मिनिस्टर ओटो वॉन बिस्मार्क, इसके जो चीफ मिनिस्टर थे बने वो ओटो वॉन बिस्मार्क बने, वॉज द आर्किटेक्ट ऑफ दिस प्रोसेस, और वही इस प्रोसेस के जो है आर्किटेक्ट थे। आर्किटेक्ट का मतलब है उन्होंने ही इसका कैरिकेचर किया था, चित्र खींचा था। विद द हेल्प ऑफ द प्रूशियन आर्मी एंड ब्यूरोक्रेसी, और उन्होंने प्रूशियन आर्मी और ब्यूरोक्रेसी की सहायता ली थी इसमें। 3 wars ओवर 7 years, 7 वर्षों में 3 युद्ध लड़े गए। विथ ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया के साथ, डेनमार्क के साथ और फ्रांस के साथ। इंडेड इन प्रूशिया विक्ट्री, और प्रूशियन विक्ट्री के साथ ये युद्ध समाप्त हुआ। एंड कंप्लीटेड द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन, और जो है इस युद्ध की समाप्ति के बाद जो यूनिफिकेशन का प्रोसेस था वो पूरा हो गया। इन जून जनवरी 1871 द प्रूशियन किंग विलियम फर्स्ट was proclaimed German emperor in a ceremony held at Versailles।
तो वर्ष जो है जनवरी 1871 ईस्वी में, जनवरी के महीने में, जो प्रूसियन राजा विलेहम फर्स्ट था, उसको जर्मन एम्परर का, ठीक है, क्या घोषित कर दिया गया, मतलब जर्मन का एम्परर घोषित कर दिया गया। और ये समारोह कहाँ पर आयोजित किया गया था? वर्सिलेस में। तो इस तरह से जर्मन का यूनिफिकेशन हुआ। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन हमारा, व्हाट changes did Napoleon introduce to make the administrative system more efficient in the territory ruled by him? What changes did Napoleon? नेपोलियन बोनापार्ट जो था, उसने जिस क्षेत्र को जीता और जहाँ पर शासन किया था, तो उसने कौन से प्रभावशाली, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को लागू किया था, या कौन से एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बनाए थे? There were several changes introduced by Napoleon in the administrative system. जिन क्षेत्रों पर उसने नेपोलियन ने राज्य किया था, जीता था और अपने अधिकार में लिया था, वहाँ पर निम्न प्रकार के जो है प्रशासनिक बदलाव किए थे। टू मेक टू इट मोर एफिशिएंट दे आर एज फॉलोज, ताकि वो उसमें या उनमें ज़्यादा प्रभाव दिखाई दिए, एफिशिएंट, प्रभावकारी रहे। क्या किया था उसने? He established the civil code, also known as the Napoleon Code. उसने सबसे पहले एक सिविल कोड डेवलप किया, इस्टेब्लिश किया, स्थापित किया, जिसको नेपोलियन कोड कहा गया इन 1804, और यह काम उसने 1804 ईस्वी में किया। ड्यू टू दिस, प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ वर एबॉलिश्ड, ठीक है। इसके अनुसार, यानी नेपोलियन कोड के अनुसार या सिविल कोड के अनुसार, जन्म से जो अधिकार मिलते थे उसको पहले, प्रिविलेजेस का मतलब होता है अधिकार, विशेषाधिकार, जो जन्म से विशेषाधिकार मिले हुए थे, उसको इसने समाप्त कर दिया। द सिविल कोड आल्सो एस्टेब्लिश्ड इक्वलिटी बिफोर द लॉ, और सिविल कोड में यह भी बताया गया था कि कानून के सामने सब लोग बराबर हैं। एंड सिक्योर्ड द राइट टू प्रॉपर्टी, और उसने जो है संपत्ति के अधिकार को सिक्योरेशन दी, ठीक, सिक्योरिटी दी। ही आल्सो सिंप्लीफाइड द एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन, उसने जो है एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन को भी सिंप्लीफाई किया, आसान बनाया। देयर वाज द एबॉलिशमेंट ऑफ द फ्यूडल सिस्टम, ठीक है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव को डिवीजन को आसान बनाने के लिए उसने सबसे क्या पहले क्या किया, तो उसने जो फ्यूडल सिस्टम था, फ्यूडलिज्म था, फ्यूडलिज्म, उसको सबसे पहले एबॉलिश किया। पीजेंट्स वर फ्रीड फ्रॉम सर्फडम एंड मोनोरियल ड्यूज, जो पीजेंट्स थे, वहाँ के किसान थे, छोटे मोटे काश्तकार लोग थे, उनको दास्ता के बंधनों से और तमाम प्रकार के कर्ज से मुक्त कर दिया। इन टाउन्स, शहरों में, द गिल्ड सिस्टम वाज रिमूव्ड, शहरों में जो है एक गिल्ड सिस्टम हुआ करता था, जिसको हटा दिया गया। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम वर इम्प्रूव्ड, ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन दोनों जो है इम्प्रूव किए गए। न्यू फाउंड फ्रीडम वॉज थारोली इंजॉयड बाय वर्कर्स, जो वहाँ के कर्मचारी लोग थे, किसान थे और कलाकार लोग थे, ठीक है, और नए बिजनेसमैन थे, उन्होंने इस तरह से नए प्रकार से एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को लागू करने को अच्छी तरीके से इंजॉय किया, ठीक है। यानी जो नया स्वतंत्रता, नई प्रकार की स्वतंत्रता उनको मिली थी, उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से इंजॉय किया, काम करते थे, खुश होकर काम करते थे। A small scale producers of goods began to realize that uniform laws, a small scale producers of goods, जो ऐसे लोग प्रोड्यूसर थे, यानी ऐसे किसान थे या कुछ छोटी मोटी वस्तुएं बनाने वाले लोग थे, उन लोगों ने महसूस किया कि जो यूनिफॉर्म लॉ है, ठीक है, जो एक समान सबके लिए कानून है, स्टैंडर्डाइज्ड वेट एंड मेजर्स, ठीक, और ये जो स्टैंडर्ड प्रकार का भार को तौलने का या नापने का जो मेजरमेंट है, एंड ए कॉमन नेशनल करेंसी, और पूरे देश में एक ही जो करेंसी चलने वाली है, वुड फैसिलिटेट द मूवमेंट, इससे जो मूवमेंट है, आंदोलन है, उसको फैसिलिटी मिलेगी, गति मिलेगी। एंड एक्सचेंज टू ऑफ गुड्स कैपिटल्स फ्रॉम वन रीजन टू अनदर,
और उन्होंने महसूस किया कि एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में वह अपनी वस्तुओं और मतलब अपनी वस्तुओं की लागत को एक्सचेंज कर सकेंगे, ठीक है? हाँ, आदान-प्रदान कर सकेंगे, ट्रांसपोर्ट कर सकेंगे। बिजनेसमैन एप्रिसिएटेड द बेनिफिट्स ऑफ यूनिफॉर्म लॉज, और जो व्यवसायी थे उन लोगों ने इस यूनिफॉर्म लॉज को एप्रिशिएट किया था, इसकी प्रशंसा की थी, ठीक है? तो दीज 3 क्वेश्चन यू हैव टू राइट। आप थोड़ा थोड़ा लिखिए, ठीक है? थोड़ा थोड़ा समझिए, थोड़ा थोड़ा याद करिए, ताकि आप में परफेक्शन आता रहे। तो इसके आगे जो क्वेश्चन है, आई थिंक देर आर मोर देन 10 क्वेश्चंस in your NCERT book history lesson number 1. So read little, learn little, but continuously, and you will be perfect. Okay, thank you. Have a nice day. That's all.